हमने अभी पुष्कर फार्मा की सारी मेडिसिन को टाइमिंग के लिए बंद कर दिया कि कोई भी सप्लाई नहीं लेंगे इसके लिए, और इसके लिए और आगे की कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। और फिलहाल हमने एक फार्मासिस्ट को सस्पेंड कर दिया था और बाकी की कार्रवाई जारी है। इसकी जांच करने से पूरा पता लगाएगा। हमने ड्रग कंट्रोलर को भी निर्देश दे दिए हैं कि इसकी जांच का पूरा पता लगाए। एक तस्वीर है, काफी गंभीर मामला है। कहा जाता है कि जो इंजेक्शन जानवर को लगना चाहिए था, कई दिनों से वो इंजेक्शन एक इंसान को लग रहा था, और इसको लेकर अब जो रुख आपने देखा एक अस्पताल का, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अग्रवाल साहब? पहले मैं आप ही से शुरू करता हूं। आप बता दीजिए कि सरकार की क्या सोच है, इसमें क्या मंशा है, खामियां कहां पर रही और इस तरह की गलतियां कैसे हो जाती है? मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जहां भी गलती रही है उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाए और उसके ऊपर पूर्ण रूप से सख्त कार्रवाई की जाए, और सरकार उसको गंभीरता से ले रही है और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, लेकिन मैं आपको इसके अलावा टेक्निकल बात इसके अंदर बता रहा हूँ। सबसे मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो विजुअल्स आपको दिखाएं जिस पर साफ तौर पे इंगित है कि मालूम ये है। मैं आपको पूरा का पूरी बात बता रहा हूं। मेरे को ये पूरा की पूरी प्रकरण पूरा मालूम है। इसके अंदर सबसे पहली बातचीत तो यह है कि जो मेरूपान जो इंजेक्शन होते हैं ये किसी भी जानवर के या एनिमल के नहीं लगाए जाते हैं, उनके लिए ये है ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी भी तरीके के जो इंजेक्शन ऐसे होते हैं वो इंजेक्शन में ये नहीं है कि अपन एनिमल के तो साइड इफ़ेक्ट जो आते हैं वो लगा दी जाए किसी भी दवा में, और जो ह्यूमन के होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट वाले नहीं लगाए जाए। ये नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट चाहे एनिमल के हों और चाहे ह्यूमन के हों, वो इंजेक्शन वो दवाई नहीं दी जा सकती है। तीसरी बात, ह्यूमन के अंदर और एनिमल के अंदर दोनों के अंदर डोज का डिफरेंस होता है। अगर हम ज़्यादा डोज या जो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिए जाते हैं वो उसके हिसाब से एनिमल डोज और ह्यूमन डोज के अंदर अलग अलग होता है। बच्चों के अंदर हम इसीलिए पर केजी बॉडी वेट के अनुसार देते हैं, और इसके अंदर जो 1 ग्राम का दिया गया था वो इसी तरीके से दिया गया था। तीसरी बात, जो एक प्रकार से जो एनिमल यूज के लिए जो भी ड्रग जाती है या जो भी लिखा होता है उसके अंदर उसके फेस एनिमल जो पेट एनिमल्स होते हैं उसकी फ़ोटो अवश्य होती है। उसके नीचे फिर लिखा हुआ रहता है फॉर द यूज एनिमल्स नॉट ह्यूमन। इसके अंदर जो लिखा हुआ था वो किसी भी उसके ऊपर किसी भी पेट एनिमल के फेस की फोटो नहीं थी, केवल उसी के अंदर। देखिए वो विजुअल देखा आपने, नॉट फॉर मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एनिमल ट्रीटमेंट। मैं बता रहा हूँ आपको, उसके ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केवल विजुअल। देखिए मुझे एक किस्सा याद आया। एक मेरे मित्र थे, वो बादाम खरीदने गए, पैक्ड बादाम का डब्बा लिया, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी, और शॉपकीपर से जब उन्होंने पूछा भैया ये तो एक्सपायरी डेट का है, तो उसने कहा कि बादाम कब एक्सपायर होती है। बिल्कुल इसी तरह की बात कर रहे हैं आप कि इस पर लिखा है साफ तौर पर जानवर के लिए ये दवा है। मैं किसी भी तरीके से इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, ये गलत बात है। मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं, केवल मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं कि जो किया गया है या मैं उसको किसी भी तरीके से बचाएं। उसके खिलाफ जांच आयोग जांच कमेटी बैठ गई है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कल मेरी भी बात जो है ना वो चिकित्सा मंत्री से भी हुई थी और वहां पर भी सारी की सारी हुई थी। उसके अंदर किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। चलिए इन तकनीकी खामियों की अगर बात है तो मेरे पास हमारे पास साथ में एक्सपर्ट्स बाकी भी हैं। राकेश जी, पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं अग्रवाल साहब की बात सहमत हूँ कि शायद हो सकता है कि ये केवल एक टेक्निकल गलती हो। अब आपका जो किस्सा है उस किस्से में आप मानिए कि वो बादाम की गोली के पैकेट के अंदर उसको चूहे मारने की दवाई दे देते तो क्या हालत होती। यही जो गलती है, अगर वो मेरोपेनाम की बजाय वहाँ पर वास्तव में कोई वेटरनरी दवाई होती दूसरी, तो कितने लोग मरते इसमें, और इस जिम्मेदारी किसकी है? अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि कार्रवाई हो रही है, सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई हो रही है नीचे स्तर के लोगों के ऊपर। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिसने ये दवाई आप तक पहुंचाई, क्या वो जानता नहीं कि ये वेटरनरी अस्पताल नहीं है, ये ह्यूमन अस्पताल है? उस कंपनी को आपने केवल उसका प्रोक्योरमेंट रोक दिया, उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए तुरंत, और ये तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। हो चुकी है ब्लैकलिस्ट। हाँ, और इस तरीके की और भी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। और किया गया ये कदम बड़ा सवाल है। कल ही हो चुकी है। और फिर से अश्विनी जी, जो आपसे मैं कह रहा था कि ये फॉर्चुनेटली ये किस्सा सामने आ गया,
अब ऐसे कितने किस्से और हो रहे होंगे। तो ये जो प्रोक्योरमेंट हम कर रहे हैं ऐसी कंपनियों से, क्या वास्तव में ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं? क्या इनकी दवाइयों की जो गुणवत्ता है वो वास्तव में उस लायक है कि हम उनको खरीदें और हमारे मरीजों को दें? कई मरीज ऐसे कहते हैं कि साहब वो सरकारी दवाई काम नहीं करती, तो हम लोग तो केवल लेवल देख लेते हैं कि दवाई है इसमें, लेकिन दवाई है भी या नहीं है ये पता नहीं होता। कई मरीज आकर कहते हैं कि साहब उसमें तो चूने का पाउडर होता है। तो इनकी गुणवत्ता की टेस्टिंग होनी चाहिए, बिल्कुल, और होनी जो चाहिए। अच्छी गुणवत्ता की दवाई है केवल वो हमने खरीदनी चाहिए, और ये सारा ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए कि कौन सी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया। प्यारेलाल जी, आपकी कौन सी राय कंपनी भी मैं अच्छी है। जानना चाहूँगा। हमारी राय, मैं राकेश जी की राय से, अश्विनी जी सहमत हूँ। निश्चित रूप से जो कंपनी है उसको बोले, जहाँ तक अब तक देखा गया, जो छोटे लोग हैं जिनका इसमें कोई लेना देना है, जो टेंडर पास करते हैं सुप्रीडेंट पे या जो कमेटी निर्धारित करती है, परंतु नीचे का स्टोर कीपर, उसकी क्या क्या महत्ता है? मतलब ये एक बात को, मतलब जैसे किसी कहाँ दंगा हो जाता है, आयोग बैठा दो कि लंगर ऑन कर दियो, तो इससे कोई तात्पर्य उसका जहाँ तक है कोई अर्थ नहीं। निश्चित रूप से हमारा कहना है कि सुप्रीडेंट जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, और उनको निश्चित रूप से राज्य सरकार ने, और हम मंत्री से आश्वासन को, राजेंद्र राठौर साहब पूर्व में राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और ये निश्चित रूप से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के हमारे ये बैठे हैं रामनारायण जी, कि हम आपके बीच में एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि अधिकारी, कर्मचारी या जो संस्था में जो लोग कर रहे हैं वो वहीं बैठे हैं, पर नेता लोगों का दिनों दिन मार्केशन बढ़ता जा रहा है। कोई एमएलए था, एमएलए से विधायक बन जाता है, विधायक से मंत्री बन जाता है, और मंत्री से मुख्यमंत्री बनता है, परंतु राज्य सरकार सेवा में चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग हो, को चाहे नहीं सर, आज 26 साल तक हो गए। मेरे साथ ही वीरेंद्र जी बैठे हैं। निश्चित रूप से सरकार, जिस सरकार ने 108 एम्बुलेंस को चलाया, आज हालात बहुत बदतर हैं, और जो 80% लोग जो राजस्थान के बिल्कुल हर तरफ से कहीं ना कहीं अस्पतालों से ये बात आकर जुड़ जाती है। अस्पतालों की अंधेरगर्दी का जिक्र इसीलिए करें, दवा नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, और जहां तक की बात है चिकित्सा सुविधाओं को लेकर, एम्बुलेंस की फैसिलिटीज है वो भी प्रॉपर नहीं। अश्विनी जी, मैं आपको बात करूँ, रामदेव, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर वो जमीनी स्तर पर उस पर कुछ भी नहीं हो रहा। आज सरकार को 6 महीने हो गए, हम आशा करते हैं कि आशाओं पे संसार जीता है, आदमी जीता है हुमन, परंतु जो पूर्ववर्ती सरकार में 60,000 की कांग्रेस की सरकार के राज्य मंत्री राजकुमार शर्मा ने कहा कि हम 60,000 भर्तियां करेंगे, हर जगह स्टेटमेंट थे, आज वो भर्तियों का हालात हुआ है। कर्मचारी, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल आप 5 मेडिकल कॉलेज दे दिए, जयपुर देख, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, हालात बहुत बदतर है। मैं तो सुन रहा हूँ नर्सिंग कॉलेजेस की हालत भी ऐसी है, बीकानेर में नर्सिंग कर्मी बेचारे प्रदर्शन करते हैं, मंत्री के सामने रास्ता रोकते हैं, मंत्री जी आश्वासित करते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस स्टूडेंट्स की हालत खराब है, हालत, अगर हमारी जिम्मेदारी तो हमें दंड दिया जाए, परंतु हमारे पास इतनी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, मरीज इतने ज्यादा है, काम का बहुत ज्यादा है। दूसरी, राकेश जी ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे, मैं इस बात को सिरे से निकालता हूं। अगर राजस्थान में सबसे बढ़िया इलाज होता है तो सरकारी हॉस्पिटलों में होता है। जिन लोगों का सिलेक्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में नहीं होता, वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल कम संख्या में हो सकते हैं। जब तक प्राइवेट हॉस्पिटलों ने अपना बिजनेस बना रखा है, जब अस्पतालों की हालत, उन लोगों के अगर मरीज के पैसे कम हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारे पास व्यवस्था नहीं है, आप बड़े अस्पताल हॉस्पिटल जाइए, जो मृत्यु दर आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण है। जी बिल्कुल, इसका जिक्र करूंगा। एक कॉलर हमारे साथ है, एलसी जैन साहब जयपुर से हैं। बताइए जैन साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार पारिक साहब। नमस्कार। मेरा सवाल ये है, आप तो ये दवाओं की बात करते हैं और इनकी क्वालिटी की बात करते हैं, जी जैन साहब, हाँ जो है क्वालिटी की बात करते हैं, जो है हम जो है रिटायर्ड पर्सन हैं जिनके तनख्वाह से पहले से पैसे काट दिए जाते हैं, और उनको ऐसी लो क्वालिटी की दवा देते हैं कि जो कि जो है बिल्कुल नुकसान देने के अलावा कुछ नहीं करते, जबकि हमारा पैसा हमें अच्छी से अच्छी दवा दी जानी चाहिए। लेकिन जो है कोऑपरेटिव जो है कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल एक बड़ा अहम सवाल है। अग्रवाल साहब पहले इसका जवाब दे, फिर मैं वीरेंद्र सिंह जी के पास रुक करूंगा। किस बात का? जो जैन साहब ने कहा कि पैसे काट लिए जाते हैं जब रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ साथ, लेकिन क्वालिटी की बात है, चाहे मुफ्त दवा वितरण की बात है, जैसा कि राकेश जी ने जिक्र किया, एक कॉलर का हमारा फोन आया, उनका जिक्र किया कि क्वालिटी की दवा उनको नहीं मिल पाती, जो पैसा वो देते हैं, जो पैसा सरकार उपलब्ध कराती है उसके मुताबिक वो दवा इफेक्टिव इतनी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है या फिर होता भी है? बिल्कुल सही बात है। और कुछ प्यारेलाल जी कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, सही जो आपके कॉलर आए, प्रत्येक राज्य कर्मचारी की पर मंथ के अंदर 550 रुपये राज्य सरकार के द्वारा पेंशन, जब जो 60 साल 40 साल राज्य सेवा में सेवा करने के बाद उसके वो दवा मिलेगी। निश्चित रूप से 540 से आप संख्या में देखते हो कि हर आदमी बीमार नहीं रहता है, 20% लोग बीमार रहते हैं। राज्य सरकार के चाहे कोई भी सरकार हो, हर कर्मचारी का पर मंथ सैलरी जमा होते ही 540 रुपये उसके डिडक्शन होते हैं। तो उस गुणवत्ता के हिसाब से अब हमारा एक पूर्व में हमने लिखा भी था कि जब राज्य सरकार ने समस्त दवाइयाँ फ्री कर दी तो हमारे वो 540 रुपये क्यों काटे जा रहे हैं? जब आपने हमें मेडिकल बिल दे नहीं रहे हैं, वापस उसका पुनर्भरण नहीं दे रहे हैं, तो वो 540 रुपये काटे जाएँ। मैं जो जैन साहब ने उस सवाल किया बहुत अच्छा किया है, या तो राज्य सरकार वो पैसे बंद करे,
या फिर हमारे को बिलों का भुगतान इसे नहीं मानेंगे आप अंधेरगिर्दी का एक हिस्सा? नहीं, मैं बिल्कुल बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि दवाओं की गुणवत्ता के अंदर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। और अगर अपन ने, सरकार ने किसी चीज़ की योजना सबके लिए चालू करी है तो उसका लाभ सबको अग्रवाल साहब, मेरा एक सवाल है कि हम सब इन बातों पर एग्री करते हैं, सहमत हो जाते हैं, फिर ये सिस्टम में ये चीज़ें, ये खामियां आती कहाँ से है? मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिस्टम में खामियां आई हैं वो तुरंत ही ठीक नहीं हो सकती हैं, उसको ठीक करने के ऊपर लगे हुए हैं। हमने साल कहाँ, अभी तो महीने ही हुए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमने सबसे पहले कहा था कि हमने अपने पास रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया और हमने सबको नोता दे दिया। ये उसी तरीके से बात होती है कि मैंने भोजन करने के लिए मेरी जगह पे 100 आदमियों की रखा और रसोइये वहाँ पर है नहीं, तो लोग बाग आ जाएंगे तो बिना रसोइये के क्या है जो उनको आप जिमाने के लिए दोगे और क्या खाने के लिए दोगे। इसी प्रकार की पूरी सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी। न हमारे पास आज जो बता रहे हैं, अभी प्यारेलाल जी ने ही बताया, अभी वीरेंद्र जी भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर जगह 100 वार्ड के अंदर 144 मरीज वहाँ देखें कि बेड कितने हैं, बेड की आपस के अंदर बीच में जगह कितनी है। अभी जिस प्रकार से इन्होंने, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, बुनियादी चीजों पर भी काम नहीं हो रहा। बुनियादी चीजें मैं कह रहा हूँ। चलिए एक जानकारी मैं यहाँ दे देता हूँ। हमारे पास एक जानकारी झुंझुनू से मिल रही है, जहाँ 108 कर्मियों ने हड़ताल तोड़ दी है। सीएमएचओ के अंडर में काम करने की बात पर उन्होंने सहमति दी है। उनका कहना है कि अब सीएमएचओ के तहत काम करेंगे, ना कि किसी कंपनी के तहत वो जाकर काम करेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, वीरेंद्र जी का रुख करेंगे और इस पर बात करेंगे कि ये क्या सॉल्यूशन है, इसमें कोई रास्ता निकल सकता है। जनता को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, दुविधा दे दी जाए। सब भाजपा सरकार से सिर्फ सरकार बदली है, वो परिवर्तन नजर नहीं आ रहा उसमें जनता को किसी प्रकार। ये योजनाएं काफ़ी फीकी नज़र आ रही हैं, गवर्नमेंट इस पर अमल नहीं कर पा रही है और इस तरह की योजनाओं को थोड़ा बढ़िया बनाया जाए और राजस्थान की जनता को सुविधा मिले, आम नागरिक को सुविधा मिले। बिग फाइट लाइव में आज हमने आपसे सवाल किया था कि क्या राज्य का स्वास्थ्य प्रशासन निकम्मा है। इस पर आपसे आपकी राय मांगी गई थी। हमारे पास जो दर्शकों की राय आई उसके मुताबिक 82% दर्शक मानते हैं कि जी ऐसा ही है, स्वास्थ्य प्रशासन में खामियां हैं, इनको दूर किया जाना ज़रूरी है, जबकि 18% मानते हैं कि इलाज बेहतर होता है। चलिए वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से कदम झुंझुनू के 108 कर्मियों ने उठाया है, उसको लेकर क्या मानते हैं कि ये सॉल्यूशन है? इस तरह का रास्ता अपनाकर 108 कर्मियों की जो मांगे हैं उन पर काम हो सकता है? हाँ, ये जो झुंझुनू से आपने जो बताया हमें, ये वास्तव में कर्मचारियों का जो कदम सीएमएचओ के द्वारा अगर चलाने का है तो बहुत सराहनीय है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, पिछले 3 साल के अंदर जो कंपनी इसको चला के गई उसका आपको भी पता होगा और सभी लोगों को पता है कि वो कंपनी तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए इसके अंदर घोटाला करके गई, फर्जी बिल लगा के, फर्जी ट्रिप करके, सब चीज़ें करके, और उसके ऊपर आज मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ऐसे ही जो कंपनी अब चला रही है उसको भी वही आदत पड़ी हुई है। 1,12,500 रुपये पर एम्बुलेंस पट्टी पर मंथ उसको दिया जाता है, जबकि एक एम्बुलेंस का हम लोग जो चला रहे हैं हमें पता है कि एक एम्बुलेंस का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 75,000 से ज़्यादा नहीं आता है, जो आज का खर्चा उसके ऊपर है। जैसे आज वेतन जो कर्मचारियों का उसके हिसाब से, जो उसके अंदर डीजल चलता है उसके हिसाब से, जो मेंटेनेंस खर्चा, अगर उतना 75,000 और 1,12,000 रुपये में आप देखो कितना अंतर है। यदि इसका सीएमएचओ द्वारा अच्छी मॉनिटरिंग होगी और 1,12,000 रुपये पूरा इसके ऊपर खर्च किया जाएगा तो कर्मचारी भी खुश रहेंगे, एम्बुलेंस के मेंटेनेंस का काम भी होगा, एम्बुलेंस के अंदर संसाधन भी आएंगे और एम्बुलेंस की सेवा मिलाकर आप लोग इस पर काम नहीं करना चाहते। अब अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आता हूँ और हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे, किस तरह से इसका समाधान हो सके। कुछ दिन पहले रतन टाटा मिलते हैं मुख्यमंत्री से, महिला और मातृ शिशु दर के कम करने की बात होती है, 65 साल से ये बड़ी समस्या है, और 1700 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के लिए। क्या ये एक सॉल्यूशन हो सकता है?
निजी क्षेत्र की भागीदारी आप स्वास्थ्य में भी बढ़ा दें? ये निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र नहीं है। हमको सुविधाएं जनता को किस प्रकार से मुहैया कराई जाए और उसके पास पहुंचाई जाए, ये आवश्यक है। उसके अंदर भागीदारी जनता की, उसके अंदर से निजी क्षेत्र की, उसके अंदर से हम किस प्रकार से सरकारी बेहतर इलाज मिल सकता है इस पैटर्न से। ऐसा है कि पैटर्न का मॉनिटरिंग कैसे है, पैटर्न का मॉनिटरिंग अपन कैसे करते हैं और पैटर्न के अंदर अपन किस प्रकार से अपना विजन बनाते हैं, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मॉनिटरिंग हो रही है, अभी मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसा नहीं, ऐसा है कि मॉनिटरिंग करना यही मुख्य काम है और उसके ऊपर। चलिए मैं इसी के साथ एक जिक्र और करता हूँ। एक किस्सा है बीते दिनों का, नागौर जिले की बात है। मेरी स्टॉप्स आपका इस चर्चा में आप शामिल थे, मुझे याद है अच्छी तरह से, और हम ही लोग इस मंच पर थे। आप मुझे बताएं, मेरी स्टॉप्स वाले मामले में अब तक क्या मॉनिटरिंग हुई? आज तक पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिला, उस पर्टिकुलर जो एनजीओ है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उसी रोज मिल गया था, उसी रोज घोषणा हो गई थी पीड़ित परिवार को मुआवजे के लिए। घोषणा हुई लेकिन आज तक नहीं पहुंचा। क्या इसी तरह की मॉनिटरिंग होती है? रामनारायण जी, आपको क्या लगता है, सरकार अगर ऐसे निजी क्षेत्र में निवेश करती जाएगी, हेल्थ सेक्टर को निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ देगी, तो इलाज बेहतर हो पाएगा? देखिए, मॉनिटरिंग नहीं हो ये ठीक नहीं है, लेकिन जैसे मातृ और शिशु की बात आई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल ध्यान है और जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, इसके लिए अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। ये रतन टाटा ने कैसे कह दिया, हमारे राजस्थान में कैसे हो रहा है, पूरे कंट्री में जच्चा बच्चा की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जा रही है, सब कुछ हो रहा है। राजस्थान में वो रहा था, कुछ महीनों से गड़बड़ कैसे हो गया। हमारा प्रदेश 28वें नंबर पे है, हमारा प्रदेश 28वें नंबर पे है। आंकड़े का सवाल नहीं, देखिए आप टीवी में देखिए, इन्होंने जो उदाहरण दिया उसकी बात करिए। मैं उसकी बात कर रहा हूं, हमारा प्रदेश 28वें नंबर पे है। सरकार नहीं चला रहे हो, सरकार वसुंधरा राजे शिंदे मैं सरकार नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा प्रदेश 28वें नंबर पे है। आपका प्रदेश होगा। हमें तो मरीजों की सुरक्षा चाहिए, जच्चा बच्चा सुरक्षित चाहिए और स्वास्थ्य सेवाएं ठीक ढंग से मिले, उचित समय पे मिले, और डॉक्टर्स ईमानदारी से ये बात बिल्कुल सही है। इसके लिए क्या गारंटी देते हो आप? डेली हो रहा है, कहीं चिकित्सालय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहीं नर्स कंपाउंडर नहीं है, कहीं हेडक्वार्टर पे नहीं रह रहे हैं, कहीं वहाँ की दीवार तड़क रही है, सीलिंग फैन नीचे गिर रहे हैं, कहीं बेड नहीं है। सवाई मान सिंह हॉस्पिटल है, वर्ल्ड फेम का हॉस्पिटल है, ये मैंने माफ़ करना, ये उतनी बात का नहीं है। यहाँ सऊदी अरेबिया के लोग भी अपना इलाज कराने आते हैं। ये इतने अच्छे हॉस्पिटल को जो जयपुर में है, हमारे आँखों के नीचे है, उसकी दुर्व्यवस्था किसी भी सरकार में कुछ भी रहा हो, इसका सवाल नहीं, प्रश्न नहीं उठता है। आज वो दुर्व्यवस्था का शिकार है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जो जिम्मेदार है वो कार्रवाई नहीं कर रहा, उसके खिलाफ क्या किया जाना चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है जनता का, आम जनता को क्या। बिल्कुल उसी सॉल्यूशन की बात करते हैं। डॉक्टर राकेश का रुख करते हैं। राकेश जी, आप बता दीजिए कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, किसकी जिम्मेदारी बनेगी? देखिए अश्विनी जी, सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं और बहुत सारे बातों पर चर्चा हो सकती है। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ काफ़ी साल तक, वहीं पढ़ाई करी है मैंने। तो हमारी व्यवस्था में जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है वो ये है कि हमने वैसे ही हमारे स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण कर दिया है। किस तरीके से किया है? हमारे डॉक्टर्स कम समय देते हैं अस्पताल में, अधिक समय देते हैं अपने घरों के अंदर। ये प्रैक्टिस यहाँ अलाउड कैसे है? जो डॉक्टर को आप सरकारी तनख्वाह दे रहे हो वो निजी प्रैक्टिस कैसे कर सकता है? और उस कारण से पैरेलल ओपीडी चलती है, घरों में भीड़ ज़्यादा होती है, अस्पताल में कम होती है। तो ये इतना आसान काम है कि आप डॉक्टर्स को एक एनपी दीजिए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है, वो दीजिए सारे डॉक्टर्स को, और ये प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद करिए। आप प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करेंगे तो जो डिस्क्रिमिनेशन है कि वो घर पे दिखाएगा, उसकी विशेष सेवा होगी, उसको विशेष अटेंशन मिलेगा। दूसरा ये कि आप ये मानिए, जो एसएमएच जैसे अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर का काम केवल मरीज देखना नहीं है, उसे अपने जूनियर डॉक्टर्स को पढ़ाना भी है, उसे रिसर्च भी करना है। ये सारे काम वो तब कर पाएगा जब उसे केवल वो काम करना हो। आज डॉक्टर सुबह से 8 बजे घर बैठता है, 6 बजे घर बैठता है अपने, और 11-12 बजे तक वहाँ मरीज निपटाते रहता है, फिर 2 घंटे अस्पताल में आता है, फिर भाग जाता है। तो इस तरीके का जो व्यवस्था चल रही है, इसका कारण केवल इतना है कि उनको आप प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ कर रहे हो। इसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सारे डॉक्टर्स को आप एनपी दीजिए, अच्छा खासा एनपी दीजिए, ताकि वो अपनी सरकारी सेवाएं दे सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके और रिसर्च कर सके। जी बिल्कुल। प्यारेलाल जी, आप क्या सॉल्यूशन देंगे? मेरा कहने का मतलब है, राज्य सरकार ने, मैं राकेश जी की, रामनारायण जी की बात से पूर्ण रूप से, जब तक ग्रास रूट के ऊपर आप मेडिकल व्यवस्थाओं के अंदर सुधार नहीं करेंगे तो ये हालात ऐसे बदतर हुए। हम बैठ के यहाँ टीवी पे चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी चर्चा है, परंतु जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, राजस्थान का कर्मचारी जिस भी विभाग में काम करता है वो हमें त्रस्त है। जैसे हालात वर्तमान में लग रहे हैं
कि हमें तो ऐसा लग नहीं रहेगा। जो भी मंत्री लोग आते हैं अपने स्तर पे वो अपनी तरफ कहते हैं, परंतु जो जिस संस्था का जो मालिक है, जो सुप्रिटेंडेंट है या अधीक्षक है या प्रिंसिपल, उसकी जवाबदारी जब तक उसको पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। मैं राकेश जी की बात से अभी 3-4 दिन पहले आपने मंत्री जी ने देखा कि पलसाना के अंदर डॉक्टर पेरेलर अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, मतलब अस्पताल के वार्ड के अंदर मरीज नहीं है, घर में उन्होंने ड्रिप लगा रखी है, तो उनको एक एपीओ कर दिया। अभी कल किसी एमएलए साहब का या नज़दीक के रिश्तेदार का आएगा, वो 2 दिन बाद वहीं शायद बहाल हो जाएगा, हो भी गया होगा। तो ये कोई व्यवस्था का सवाल है। जब तक आप ग्रास रूट पे अगर चिकित्सा व्यवस्था आदमी को अगर स्वस्थ रहेगा तो आदमी काम कर पाएगा, अगर स्वस्थ ही नहीं रह पाएगा तो आदमी काम कहाँ कर पाएगा। तो हमारा आपकी जो चर्चा है हम उसका बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस चर्चा से निश्चित रूप से राज्य सरकार के पुराने सरकार में आप वरिष्ठ नेता रहे हैं, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे मंत्री महोदय से कि अगर ग्रास रूट तक जब चिकित्सा सेवाओं को पीएचसी, सीएचसी, हेड पोस्ट, सब सेंटर, जहाँ तक अगर नर्सिंग कर्मी, चाहे वो एम्बुलेंस कर्मी, चाहे सहायक कर्मचारी या लैब टेक्नीशियन, उनको वैकल्पिक व्यवस्था रहने की, आज गर्मी में राजस्थान के बड़े हॉस्पिटल में अगर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है या कूलर्स नहीं है, तो आप एक डॉक्टर से कैसे अपेक्षा करते हैं वो गडरा रोड पे जाकर सब सेंटर पे नौकरी देगा? असंभव। हम इस बात का विरोध करते हैं कि आप जहाँ जब बनाते हो तो उसके साथ रहने की व्यवस्था, चाहे वो किसी भी स्तर का कर्मचारी, एक बेहतर सुझाव है। निश्चित रूप से डॉक्टर अग्रवाल, अब आपसे मैं कंक्लूजन कंक्लूजन चाहूंगा कि इन सब रायों को सुनने के बाद आप, मुझे लग रहा है कि सहमत तो है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट कैसे करेगी सरकार और कितना वक्त लगेगा, क्या डेडलाइन हो सकती है? ये तो सरकार के व्यक्ति ज्यादा कह पाएंगे, हम तो कैसे कह सकते हैं? आने के बाद ही कर पाएंगे अभी तो। डॉक्टर अग्रवाल चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते सरकार तक ये बात पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल सरकार तक ये बात पहुंचाते हैं और कंटिन्यूस चल भी रही है इसके ऊपर। मैं आपको कि किस प्रकार से ये जो चिकित्सा सुविधाएं हैं और सेवाएं हैं, मैं शुरू में ये बता चुका हूं कि उस तरीके का वातावरण तैयार करना पड़ेगा कि उसकी मानसिकता, चाहे व्यक्ति है, चाहे वो नर्स है, जो चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी जो भी हैं, उनके लिए उस तरीके का माहौल वहाँ पर देना पड़ेगा, जब भी वह अपनी पूर्ण लगनता से कार्य कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। मैंने ये शुरू के अंदर ही बताया है कि वैसा माहौल हमको देना पड़ेगा। उस माहौल के अंदर जब तक नहीं देंगे, जब तक कार्य नहीं होगा, और सरकार इसके बारे में चलिए सरकार की जिम्मेदारी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार काम करेगी। इस खास चर्चा में आज इतना ही। सभी खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। चलते चलते नई मूवी से एक गीत आपके लिए आज ही रिलीज हुआ। नमस्कार।